मित्रों नमस्कार। आज हम बातें करेंगे वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान क्या है? भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वतः पूर्ण सार्थक शुद्ध शब्द समूह का नाम वाक्य है। महर्षि पाणिनि ने वाक्य पद समुच्चय अर्थात सही रूपों सार्थक शब्दों के समुच्चय को वाक्य कहा है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी वाक्य विज्ञान पर विचार करते हुए लिखते हैं, वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। अतः भाषा विज्ञान में इन सभी विषयों का समावेश हो जाता है। वो कौन कौन से विषय हैं? वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य में पदों का विन्यास, वाक्य के प्रकार, वाक्य का विभाजन, वाक्य के निकटस्थ अवयव, वाक्य में परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन की दिशाएं, वाक्य परिवर्तन के कारण, पदिम आदि। इस प्रकार हम देखते हैं तो वाक्य विज्ञान में वाक्य से संबद्ध सभी तत्वों का विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। वाक्य भाषा की संरचना स्ट्रक्चर की कई भाषिक इकाइयों से मिलकर पूर्ण होती है। इन भाषिक इकाइयों में से उच्चतम सर्वोच्च इकाई जो है वो क्या है? वो वाक्य है। और इसके सबसे निम्नतम जो निचली इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों के समुच्चय से शब्द बनता है, सार्थक शब्दों के समुच्चय से वाक्य बनता है, जिससे भाषिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी भी भाषा में कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, उसकी अपनी एक तार्किक व्यवस्था होती है, उसकी एक संरचना होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक व्याकरण होता है। जैसे मारा राम ने, से बाण को रावण। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ बातें पूरी कह दी गई, लेकिन इसमें कोई भाषिक व्यवस्था नहीं, कोई भाषिक संरचना नहीं है, अतः इसका स्पष्ट कोई अर्थ नहीं है। ऊपर हम लोगों ने जो परिभाषा पे बात की, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो चूंकि यहाँ जो है राम भी है, रावण भी है, बाण भी है, कारक चिन्ह भी है, मारने की क्रिया भी है, लेकिन इसके बाद भी जो है ये सारे के सारी ध्वनियाँ जो है मिल करके शब्द तो बना रही हैं, पद तो बन रहा है, लेकिन वाक्य की व्यवस्थित एक प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो रही है। इसके लिए सार्थक अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। और यही व्यवस्था बन गई तो क्या हुआ? राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ एक व्यवस्था है। अतः वाक्य का पूरा अर्थ या भाव जो है बहुत ही स्पष्ट समझ में आ जाता है। इस प्रकार वाक्य विज्ञान में वाक्य का अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण भाषा के अन्य स्तरों की तरह एक कालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी, सैद्धांतिक आदि रूपों से किया जा सकता है। तो आ जाइए जो है भाषा को परिभाषित कर देते हैं। हालांकि वो बातें हमने अभी कर ली है। सार्थक शब्द समूह की उस तर्कपूर्ण क्रमिक व्यवस्था को वाक्य कहते हैं, जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। परिभाषा जो है हमेशा मानस पटल पर अंकित रखिए। सार्थक शब्द समूह की उस तार्किक क्रमिक व्यवस्था को वाक्य कहते हैं, जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। ठीक है। परिभाषा दिमाग में रहेगी, समझने में बहुत सुविधा होगी। बस यही 2 लाइन है, इसी की व्याख्या है पूरा वाक्य विज्ञान, और कुछ भी नहीं। वाक्य के अवयव,
तो वाक्य के दो अंग हैं या वाक्य के दो अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का वह अंग उद्देश्य कहलाता है जिसके विषय में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा जाता है। मतलब उद्देश्य क्या होगा? वाक्य के दूसरे भाग में जिसके विषय में कहा जाएगा वो उद्देश्य है। जैसे शीला गाना गाती है, शीला गाना गाती है, तो यहाँ शीला उद्देश्य है क्योंकि शेषांश में गाना गाती है उसके विषय में बताया गया है। स्पष्ट है उद्देश्य। शीला गाना गाती है, तो शीला जो है गाना गाती है किसके लिए है? शीला के लिए है। तो वाक्य में शीला क्या हुई? उद्देश्य हुई। गाना गाती है क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है, तो वाक्य का वह अंश विधेय कहा जाता है जो उद्देश्य के विषय में सूचना देता है। अर्थात उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय है। जैसे अभी शीला गाना गाती है में गाना गाती है, ये क्या है? ये विधेय है। जो उद्देश्य शीला के विषय में बताने वाला वाक्य का उपखंड है, जो उद्देश्य को व्यक्त कर रहा है। स्पष्ट है? अब सवाल इस बात का है कि जब हम यहां जाते हैं तो वाक्य की आखिर आवश्यकता क्या है? एक मौलिक प्रश्न हमारे सामने तो उठता ही है कि वाक्य की आवश्यकता। तो कहते हैं वाक्य पदों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ या भाव समझ में आ सके। इसका मतलब जो है पूर्ण अर्थ या भाव को समझने के लिए वाक्य की जरूरत है कि नहीं? वाक्य की आवश्यकता जो है, इस दृष्टि से अगर हम विचार करें पूर्ण अर्थ या भाव को समझने के लिए, तो हमारे सामने जो है 6 तत्व आते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, इन आवश्यक तत्वों से युक्त वाक्य ही भाव और विचारों को संप्रेषित करने में या भाव या विचारों के आदान प्रदान में पूर्ण समर्थ होंगे। तभी तो विचारों की अभिव्यक्ति होगी, तभी तो भाव का प्रकाशन होगा। तो ये आखिर जो है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय जो है आखिर है क्या? एक एक करके जो देखते जाइए। हमेशा हम बोलते हैं वाक्य संरचना से ही हम जो है अपने सारे अर्थों की प्रतीति कराते हैं, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी, भाषा विज्ञान के विद्यार्थी, तो सार्थकता क्या है? वाक्य में शुद्धता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। भाषा की परिभाषा के पास चले जाइएगा और यहाँ वाक्य में सार्थक अर्थ की प्रतीति कराने वाले है कि नहीं? तो यहाँ जो सार्थकता क्या? वाक्य में शुद्धता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। सार्थकता ये हो गई। फिर अगला मुद्दा हमारे सामने आता है योग्यता। योग्यता का संबंध अर्थ और व्याकरण के अनुशासन दोनों से है। योग्यता वाक्य का ऐसा तत्व है जिसके द्वारा वाक्य का अन्वय करने पर उसके अर्थबोध में किसी भी तरह की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। वो अपने अर्थ को बताने में समर्थ होती है। जैसे खेत धूप में गल चुका है। बहुत ध्यान दीजिएगा, खेत धूप में गल चुका है। इस वाक्य में हम देखें तो खेत, धूप, गल चुका है, शब्दों में विरोध है। क्योंकि शब्दों में विरोध है क्योंकि खेत जो है धूप में गलेगा नहीं, बल्कि खेत तो धूप से सूखेगा ना। तो ऐसी स्थिति में खेत धूप में गल चुका है, यह अभिष्ट अर्थ को बताने में समर्थ नहीं है।
इसमें अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने में जिस भाव को हमें व्यक्त करना था, इस वाक्य में वो योग्यता नहीं है। लेकिन क्या, खेत धूप में गल चुका वाक्य है, लेकिन कैसा है, दोषपूर्ण है। इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात है कि विरोध है। धूप सुखाती है, बारिश ले जाती है कि नहीं? तो यहां जो है क्या, इसमें योग्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे जो है दूसरा कहते हैं, इसी प्रकार राम ने खाता है, राम ने खाता है, बोलते हुए सुन लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें व्याकरणिक योग्यता नहीं है, व्याकरणिक अनुशासन शुद्ध नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा मुद्दा क्या हुआ, सार्थकता हो गई, योग्यता हो गई। अब आकांक्षा, वाक्य का स्वयं में पूर्ण होना आवश्यक है। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह ध्यान में रखिए। वाक्य का स्वयं में पूर्ण होना आवश्यक है, उसमें कुछ आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं बनी रहनी चाहिए, बल्कि पूरा अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी तरीके के भ्रम की स्थिति जो वाक्य में नहीं होनी चाहिए। जैसे घर जाता है, घर जाता है। अब इस वाक्य को कहते ही सहज ही हमारे मानस पटल में कई प्रश्न घूम जाते हैं। कौन घर जाता है? अतः पूर्ण वाक्य होगा, वह घर जाता है, मोहन घर जाता है। क्या है कि यहां जो है, यही बात आपसे मैंने कहा कि आकांक्षा या जिज्ञासा जो है नहीं रहनी चाहिए, वो अपने अर्थ को बताने में समर्थ हो। फिर चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा मुद्दा क्या हो गया, सार्थकता हो गई, योग्यता हो गई, आकांक्षा हो गई। तो कहते हैं आसक्ति या निकटता। बोलते समय या लिखते समय पारस्परिक शब्दों में परस्पर निकटता या सन्निधि होनी चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों में देशगत कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बहुत देर तक रुक कर बोले गए अलग अलग पदों से अर्थ स्पष्ट नहीं होता और वाक्य नहीं बनता। अतः वाक्य को निरंतर प्रवाह में बोला जाना चाहिए या अतः वाक्य को निरंतर प्रवाह में बोला जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने अर्थ को व्यंजित करने में समर्थ नहीं होता है। व्याकरणिक नियम में आप देख लीजिए, स्वाभाविक ठहराव और बलाघात इत्यादि के लिए लिखते समय विराम चिन्हों का इसीलिए प्रयोग होता है। तो बोलते समय जो है यही बात आई, या लिखते समय जो है यही कहा गया कि इसमें परस्पर निकटता या सन्निधि होनी चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों में देशगत या कालगत कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। बहुत देर तक रुक कर बोले गए अलग अलग पदों में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है और वाक्य नहीं बनता है। अतः वाक्य को निरंतर प्रवाह में बोला या लिखा जाना चाहिए। फिर अगला मुद्दा क्या था, पदक्रम। वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण तथा क्रिया को की क्रम व्यवस्था अपेक्षित है। प्रत्येक भाषा में एक निश्चित पदक्रम मिलता है। यदि किसी वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक ना हो तो अर्थहीन या किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करने वाला असंगत वाक्य बन जाएगा। ठीक है। जैसे सीता ने गीता को मारा, सीता ने गीता को मारा। इस वाक्य में यदि कर्ता और कर्म का क्रम बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गीता ने सीता को मारा। तो क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ निकल गया क्रम बदल देने से। सीता ने गीता को मारा, कर्ता ने कर्म को मारा, लेकिन कर्म को कर्ता कर दिया, अकर्ता को कर्म कर दिया। स्पष्ट है, अन्वय।
अन्वय का अर्थ है परस्पर संबंध या तारतम्य होना। वाक्य के संदर्भ में अन्वय का संबंध व्याकरण सम्मत एकरूपता से है। वाक्य के विभिन्न पदों में व्याकरण के नियमों के अनुसार एकरूपता को अन्वय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि की क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल आवश्यक है। कर्ता के साथ यदि कारक चिन्ह न लगा हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ध्यान देने का विषय है। बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें यहीं पे मिलेगा। अन्वय का शाब्दिक अर्थ परस्पर संबंध या तारतम्य होता है। वाक्य के संदर्भ में अन्वय का संबंध व्याकरण सम्मत एकरूपता से है। वाक्य के विभिन्न शब्दों में व्याकरण के नियमों के अनुसार एकरूपता को अन्वय कहते हैं। अन्वय स्पष्ट है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के वचन, लिंग, काल, पुरुष आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना आवश्यक है। कर्ता के साथ यदि कारक चिन्ह न लगा हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे रामू घर जाता है। रामू घर जाता है, रामू करता है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो गई। तो कैसी हो गई क्रिया? जाता है जो है पुल्लिंग। शीला घर जाती है। शीला क्या स्त्रीलिंग है? तो क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग की होगी। बहुत बड़ी समस्या आती है, बार बार हम जो है इसमें उलझते हैं। ठीक है। इसके विपरीत यदि कर्ता के कारण कारक चिन्ह प्रयुक्त हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती। जैसे राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया नहीं हुआ। राम ने रोटी खाई, रोटी के साथ जो क्रिया के लग गई। ठीक है। तो क्या हुआ? या राम ने आम खाया। यदि ये कर्ता और कर्म दोनों ही कारक चिन्ह युक्त हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की होती है। क्या कहा कि कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्ह युक्त हो तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन के अनुसार होती। जैसे राम ने शीला को किताब दी और राम ने श्याम को किताब दी। स्पष्ट है वाक्य के प्रकार। यहाँ केवल गिनती करके हम निकल जा रहे हैं क्योंकि ये वाक्य वाले पार्ट में आपसे बातें होंगी। वाक्य के प्रकार वाक्य को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य को मूल वाक्य माना जाता है और से 7 प्रकार के वाक्य इसी पर आधारित होते हैं। विधानवाचक वाक्य, सरला ने कहानियां सुनाई। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या उन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ साथ रचनाएं भी लिखी हैं? क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। अरे इतना बेईमान है। विश्वयाधिभूत, अच्छा, अरे गीता ने स्कूल में सफाई की। वे ईमानदार नहीं हैं। राम किसको नहीं जानता? नहीं नहीं, ये निषेधवाचक है। आज्ञावाचक, कक्षा में जाओ और अपना पाठ याद करो। यहाँ क्या है? सीधे सीधे जो है जैसे आदेश दिया जा रहा हो, आज्ञा दी जा रही हो, कार्य के करने का निर्देश दिया जा रहा हो। इच्छावाचक वाक्य, हम प्रार्थना करते हैं कि राम सबके काम देखें। इसमें क्या है? इच्छा व्यक्त हुई। संदेहवाचक, शायद कल बारिश होगी, लगता है उसे समझ में आ जाएगा। संकेतवाचक,
अगर अध्यापक अच्छे हैं तो हमारा ग्रेड अच्छा आएगा। ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय या दोनों के विस्तार हो सकते हैं। जैसे राम ने छपने के लिए निबंध लिखा। राम ने छपने के लिए निबंध लिखा। एक दूसरा उदाहरण, राम एक चित्रकार है। पहले में क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय और दोनों का विस्तार है। दूसरे में क्या है? उद्देश्य और विधेय। मिश्र वाक्य में आ जाए। मिश्र वाक्य में उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य जो है उस पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं। जैसे हालांकि लोग मनोरंजन प्रिय होते हैं, फिर भी निचले स्तर के टीवी कार्यक्रम उनके मन मस्तिष्क को दूषित कर देते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे दोनों वाक्य आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो पढ़ेगा वही परीक्षा में पास होगा। चित्रकार चित्र बनाता है और ये चित्र प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित होते हैं। उन लोगों ने अफवाह फैलाई, परंतु वे खुद गलत थे। वे मूर्ख हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। ये क्या हो गया? ये रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हो गए। और वाच्य के आधार पर, वाच्य शब्द संस्कृत का है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टिकोण से कहने योग्य या कहा जाए अथवा बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहने योग्य या कहा जाए या बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। वाच्य द्वारा प्रयोक्ता के दृष्टिकोण का पता चलता है कि बोलने वाला कैसा है। व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। और जब वाच्य पर हम विचार करते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो ऐसी स्थिति में क्रिया का जो विधान है, उसका जो नियम है, क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है, कहते क्रिया के उस रूप परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है। जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। स्पष्ट है? इसका मतलब कर्ता, कर्म और भाव, इस आधार पर, कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर 3 वाच्य होंगे: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, प्रधान वाक्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। प्रधान वाक्य क्रिया के जिस रूप से, प्रधान वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, राम जाता है, वे कहानियां लिखते हैं, वे कहानियां सुनाते हैं। राम ने पुस्तक लिखी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। क्योंकि सीधे सीधे यहाँ जो है वाक्य में क्रिया प्रधान है। ठीक है। कर्मवाच्य, कर्म प्रधान क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहा कि कर्म प्रधान वाच्य के लिए वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है या राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, उसके द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता।
ये क्या है? ये कर्म प्रधान वाक्य है। ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य है। भाववाच्य भाव प्रधान। भाव प्रधान क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में प्रधान विषय कर्ता या कर्म न होकर क्रिया का भाव ही प्रधान है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पक्षियों से आसमान में उड़ा जाता, उड़ने का भाव, पक्षियों से आसमान में उड़ा जाता है। अब थोड़ा आराम करने के बाद अब थोड़ा आराम किया जाए, उनसे चुप नहीं बैठा जाता। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम वाक्य विज्ञान में वाक्य से जुड़े हुए सभी अवयवों का, वाक्य से जुड़े हुए सभी अंगों का विवेचन और विश्लेषण अध्ययन करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आशा है विषय समझ में आया।